नमस्कार दोस्तों, KRL FM पर आपका स्वागत है, जहां हम लाते हैं विचारशील ऑडियो बुक। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की तरफ जो हमें दिखाएगी कि चुप रहकर भी कितनी ताकत होती है। तो आइए मिलकर चलें क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स की यह सफरी सुजन केन के साथ। एक दुनिया में जहां ज्यादातर शोर मचाने वाले को ही हीरो माना जाता है, यह पुस्तक हमें बताएगी कि वास्तविक हीरो वो हैं जो शांति में बढ़ते हैं, जो अपने आत्मा की गहराइयों में कहानियां छुपाते हैं। हम साथ में खोजेंगे उन लम्हों को जब चुप रहकर भी कुछ कहा जा सकता है, और जब एक व्यक्ति अपनी आवाज को सुनाता है तो सारा जहां ध्यान देता है। रुकिए मत, क्योंकि हम खोलेंगे इंट्रोवर्ट्स की शक्तियों के राज और जानेंगे कैसे चुप रहकर भी हमारी आवश्यकता बदल सकती है। अध्याय 1, बहिर्मुखी बनाम अंतर्मुखी, एक व्यक्ति के मनोबल की राह के साथ। समझदारी की बात है, जिंदगी बिना रोमांस और मस्ती के बेहतरीन नहीं हो सकती, और हम यहाँ हैं आपको बताने के लिए कि रोमांटिक भी बहिर्मुखी हो सकते हैं और मस्ती भरे भी अंतर्मुखी। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि बहिर्मुखी लोग हमेशा एक प्रतिस्पर्धी भावना रखते हैं। वे हमेशा नए नए क्षेत्रों में कदम रखने के लिए तैयार रहते हैं। पर क्या होता है जब वे प्यार में पड़ जाते हैं? बहिर्मुखी रोमांस की कहानी है ही कुछ अलग। यहाँ एक कहानी है एक बहिर्मुखी आशिक की, जो अपने जीवन के एक अंतर्मुखी सपने की तलाश में है। एक दिन वह एक अंतर्मुखी लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है खुशी। क्या यह अनोखा मिलन इन दोनों की जिंदगी को कुछ हटके कर देगा? लेकिन हमेशा की तरह बहिर्मुखी और अंतर्मुखी लोगों के बीच यह रिश्ता बहुत मिस्ट्री से भरा होता है। क्या खुशी और उसका बहिर्मुखी प्रेमी मिल पाएंगे या कुछ और होगा? तो दोस्तों, इस अद्भुत रोमांटिक यात्रा का अंत हो गया है, लेकिन हम जारी रखेंगे। चैप्टर 2, संवेदनशीलता का महत्व। समय के साथ हमारी दुनिया में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, और इस प्रक्रिया में अंतर्मुखी व्यक्तित्व का महत्व बढ़ रहा है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अंतर्मुखी व्यक्ति कैसे अपने परिवेश के प्रति संवेदनशील होते हैं और इसका कैसे महत्व है। संवेदनशीलता का अर्थ। संवेदनशीलता का मतलब है सहजता और संवेदनशीलता के साथ दुनिया को देखना। यह विशेषता उन लोगों को सूचित करती है जो अपने आसपास के माहौल को सही से समझते हैं और इस पर प्रभाव डालने के लिए सक्षम होते हैं। अंतर्मुखी लोगों की विशेषताएं। अंतर्मुखी लोग आसपास के लोगों के साथ गहरे संबंध बनाने की क्षमता रखते हैं। वे चिंता करते हैं, बातचीत में समर्थ हैं और समृद्धि की दिशा में एक साथ काम करने का अभ्यास करते हैं। इससे उन्हें अपने परिवेश की भलाइयों का सच्चा मूल्य मिलता है। जानकारी को सावधानी से लेना। यह विशेषता उन्हें जानकारी को अच्छी तरह से समझने की क्षमता प्रदान करती है। वे अधिक गहराई से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं और इससे उनकी सोच और दृष्टिकोण में वृद्धि होती है। संवेदनशीलता में सहयोग का महत्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को अपने साथियों के साथ सहयोगी बनाता है। वे अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और समृद्धि की दिशा में साथ में काम कर सकते हैं। संसार की ताकतों का सामरिक प्रभाव। अंतर्मुखी लोग अक्सर उन ताकतों का सामरिक प्रभाव बनाने में सक्षम होते हैं जो सामाजिक और आर्थिक सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करती हैं। इसके परिणामस्वरूप वे अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकते हैं। संसार के लिए सुधार। संवेदनशील व्यक्ति अपने परिवेश के सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्याय 3, अंतर्मुखी लोगों का मस्तिष्क बाहरी प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। हर किसी की पसंद अलग अलग होती है।
ऐसे लोग हैं जो शांत पुस्तकालय में बैठकर सबसे अधिक आरामदायक और केंद्रित महसूस करते हैं। उनके लिए शोर शराबे वाली जगहों और बार में जाना बेहद अजीब और भ्रमित करने वाला होता है। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर जैसा महसूस होने के लिए ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहें मिलती हैं। इसलिए अगर उन्हें पूरी दोपहर लाइब्रेरी में बैठने के लिए मजबूर किया जाए तो वे पागल हो जाएंगे। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैज्ञानिकों ने शिशुओं पर एक प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों की नाक के नीचे शराब से भीगा हुआ कपड़ा रख दिया और गुब्बारे फूटने की रिकॉर्डिंग बजाई तो उन्होंने बहुत अलग तरह से प्रतिक्रिया की, जिसमें से 20% लोग जोर जोर से रोने लगे और अपने अंगों को बहुत जोर जोर से हिलाने लगे। इसके विपरीत लेटे हुए 40% शिशुओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इन प्रतिक्रियाओं को मस्तिष्क की भावनात्मक नियंत्रण प्रणाली, जिसे एमिगडाला कहा जाता है, द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह वह जगह है जहां इंद्रियां पहले डेटा पास करती हैं, फिर यह तय करती हैं कि इस डेटा को कैसे संसाधित किया जाए। संवेदनशील अमिगडाला वाले लोग हमेशा अपने आसपास होने वाले सभी परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए शांत स्थान वाले स्थान उनके लिए आदर्श स्थान होते हैं। इसके विपरीत जो लोग बहुत अधिक संवेदनशील नहीं हैं, जैसे कि उपरोक्त उदासीन और शांत बच्चे, शोर शराबे वाली जगहों पर जाना पसंद करेंगे। अध्याय 4, आपके बच्चे का सही माहौल। बच्चों को अंतर्मुखी बनाने के लिए सही माहौल बहुत महत्वपूर्ण है। वे ऑर्किड की तरह हैं जो सही वातावरण में ही खिल सकते हैं। माता पिता यहाँ कुछ उपाय अपना सकते हैं। 1. सराहना और समर्थन। बच्चों को उनकी आत्मा की सराहना करें, उन्हें आत्मसमर्थन की ऊर्जा प्रदान करें। 2. समझदारी। उनकी दुनिया को समझें और उनके अनुभवों को सुनें ताकि आप उन्हें सही तरीके से मदद कर सकें। 3. सजग रहें। बच्चों के संवेदनशीलता को समझने के लिए सजग रहें, उनके प्रति सहानुभूति बनाए रखें। 4. स्थितियों से अवगति दें, उन्हें उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों से सामना करने का मौका दें, लेकिन धीरे धीरे और समर्थन सहित। इससे बच्चे अधिक सकारात्मक रूप से विकसित हो सकते हैं, उनका स्वभाव मजबूत हो सकता है और उन्हें अपने आत्मसमर्थन की क्षमता मिलती है। अध्याय 5, पश्चिमी लोग अक्सर बहिर्मुखी लोगों को पसंद करते हैं। इस अध्याय में हम पश्चिमी देशों में बहिर्मुखी लोगों की लोकप्रियता के बारे में बात करेंगे। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की सराहना करते हैं जो जीवंत, ध्यान खींचने वाला, मौजमस्ती करने वाला है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक कोने में चुपचाप बैठकर सुनता है? पश्चिम में उत्तर स्पष्ट और स्पष्ट है। बहिर्मुखी लोग बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होते हैं, न केवल उनकी सामाजिकता के कारण बल्कि उनकी रोचकता और जुड़ाव के कारण भी। बहिर्मुखी अक्सर अधिक आकर्षक और ऊर्जावान होते हैं, जबकि अंतर्मुखी उदास, उबाऊ और थोड़े अजीब होते हैं। कुछ तो ऐसे दिखते हैं मानो वे इस ग्रह से न आए हों। अन्य क्रिस्टल। इसलिए पश्चिमी लोग अक्सर बहिर्मुखी लोगों की सराहना करते हैं। लेखक को यह बात तब अच्छी तरह महसूस हुई जब उन्होंने प्रेरक वक्ता टोनी रॉबिन्स के एक सेमिनार में भाग लिया। वे बहिर्मुखी लोगों को शीर्ष पर रखते हैं, जो दर्शाता है कि यह गुण इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में किसी की जीत की कुंजी है। यही कारण है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर अपने सभी छात्रों को बहिर्मुखी बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। कार्यक्रमों में हमेशा सेमिनार में जाना और समूहों में काम करना शामिल होता है। यहाँ तक कि विपरीत लिंग के दोस्तों के साथ घूमना भी एक अनिवार्य कार्य है। इस संदर्भ के विपरीत कोरिया या जापान में अधिकांश छात्र दोस्तों के साथ बार में जाने के बजाय किताबों में अपना सिर छिपाना पसंद करते हैं। सेमिनारों में वे ध्यान से सुनते हैं
और नोट्स लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बोलने की स्वतंत्रता को अपमानजनक, असभ्य, अहंकारी और अज्ञानी माना जाता है। तो क्या यह पश्चिमी और पूर्वी संस्कृतियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है? क्या बहिर्मुखी लोगों को हमेशा बेहतर माना जाता है? एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी एक रेस्तरां में जाते हैं। बहिर्मुखी मेनू को देखता है और कहता है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मजेदार और रोमांचक हो। अंतर्मुखी मेनू को देखता है और कहता है, मुझे बस कुछ ऐसा चाहिए जो मुझ में भर जाए। अध्याय 6। एक अंतर्मुखी व्यक्ति की सफलता की कहानी। नमस्कार, आज हम अध्याय 6 में हैं। हम डेल कार्नेगी की कहानी पर चर्चा करेंगे। डेल कार्नेगी एक प्रसिद्ध वक्ता और लेखक थे। वह एक अंतर्मुखी व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरियों को दूर कर लिया और दुनिया पर एक बड़ा प्रभाव डाला। डेल कार्नेगी का जन्म 1888 में मिसौरी के एक छोटे से शहर में हुआ था। वह एक अंतर्मुखी व्यक्ति थे और उन्हें दूसरों से बात करना मुश्किल लगता था। जब वह स्कूल में थे तो उन्हें अक्सर शर्मीला कहा जाता था। लेकिन डेल एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। वह चाहते थे कि वे सफल हों। उन्होंने अपने कौशल को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की। एक दिन एक वयस्क शिक्षा केंद्र का एक वक्ता शहर आया। वह डेल की प्रतिभा को देखकर प्रभावित हुआ। उसने डेल को एक सार्वजनिक बोलने का पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित किया। डेल ने पाठ्यक्रम लिया और अपने सार्वजनिक बोलने के कौशल में सुधार किया। वह एक उत्कृष्ट वक्ता बन गया। डेल ने साबुन और बेकन बेचने के लिए एक नौकरी भी शुरू की। वह अपने ग्राहकों के साथ एक अच्छा संबंध बनाने के लिए अपनी सार्वजनिक बोलने की क्षमता का उपयोग करता था। डेल ने अंततः अपने स्वयं के व्यावसायिक कौशल विकास केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र ने लोगों को अपने कौशल को विकसित करने और सफल होने में मदद की। डेल कार्नेगी की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह दिखाता है कि अंतर्मुखी लोग भी सफल हो सकते हैं। अध्याय 7। अंतर्मुखी कभी कभी बहिर्मुखी हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक अंतर्मुखी प्रोफेसर थे। वह एक बहुत ही बुद्धिमान और जानकार व्यक्ति थे, लेकिन वे बहुत ही शर्मीले और संकोची भी थे। उन्हें बड़े समूहों में बोलने में बहुत परेशानी होती थी। एक दिन प्रोफेसर को एक नए पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए कहा गया। यह एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम था और प्रोफेसर को छात्रों को अपना ज्ञान प्रभावी ढंग से बताने की आवश्यकता थी। प्रोफेसर को पता था कि अगर वह अपने अंतर्मुखी स्वभाव को बरकरार रखते हैं तो वे पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। प्रोफेसर ने एक बहिर्मुखी व्यक्ति की तरह व्यवहार करने का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने लंबे, आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ चलना सीखा। उन्होंने अपनी आवाज को स्पष्ट और सटीक बनाया। उन्होंने अपनी मुद्रा को प्राकृतिक और आरामदेह बनाया। कुछ समय के अभ्यास के बाद प्रोफेसर ने अपने अंतर्मुखी स्वभाव को छिपाने में सक्षम हो गए। वे एक बहिर्मुखी व्यक्ति की तरह व्यवहार करने में सक्षम हो गए। प्रोफेसर के व्याख्यान बहुत सफल रहे। छात्र उनके ज्ञान और उत्साह से मंत्रमुग्ध हो गए। प्रोफेसर को अपने कार्यों पर गर्व था। इस कहानी से पता चलता है कि अंतर्मुखी लोग भी बहिर्मुखी की तरह व्यवहार करने में सक्षम हो सकते हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह संभव है। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कभी-कभी अपनी व्यक्तिगतता को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। अध्याय 8। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी लोगों के लिए कार्य वातावरण। एक बार की बात है, एक कंपनी थी जिसने अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नया कार्य वातावरण डिजाइन किया था। यह कार्य वातावरण पूरी तरह से खुला था, जिसमें कोई गोपनीयता नहीं थी।
सभी कर्मचारी एक बड़े कमरे में एक साथ काम करते थे और सभी बैठकें सार्वजनिक रूप से आयोजित की जाती थीं। यह कार्य वातावरण बहिर्मुखी लोगों के लिए एकदम सही था। वे शोर शराबे वाले वातावरण में काम करने से नहीं डरते थे और वे दूसरों के साथ बातचीत करने का आनंद लेते थे। लेकिन यह कार्य वातावरण अंतर्मुखी लोगों के लिए एक समस्या थी। वे शोर और ध्यान से घिरे हुए महसूस करते थे और उन्हें अपने विचारों को साझा करने में परेशानी होती थी। एक अंतर्मुखी कर्मचारी, जिसका नाम राम था, इस नए कार्य वातावरण से बहुत परेशान था। वह अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत करने में असहज महसूस करता था और वह अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने में संघर्ष करता था। एक दिन राम को एक विचार आया। उसने एक छोटा सा तंबू खरीदा और उसे अपने डेस्क के पीछे लगा दिया। तंबू एक छोटा सा निजी स्थान था जहां राम शांति से काम कर सकता था। राम के सहकर्मियों को यह विचार बहुत अजीब लगा। वे सोचते थे कि राम सनकी है, लेकिन राम को इसकी परवाह नहीं थी। वह बस एक ऐसा कार्य वातावरण चाहता था जहां वह अपने सहज तरीके से काम कर सके। राम के तंबू ने जल्द ही अन्य अंतर्मुखी कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया। वे भी एक ऐसा स्थान चाहते थे जहां वे शांति से काम कर सकें। जल्द ही अन्य अंतर्मुखी कर्मचारियों ने भी अपने डेस्क के पीछे तंबू लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कंपनी के प्रबंधकों ने भी राम के विचार को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि एक खुला कार्य वातावरण सभी कर्मचारियों के लिए उपयुक्त नहीं था। अंतर्मुखी लोगों को भी एक निजी स्थान की आवश्यकता होती है जहां वे अपने विचारों को विकसित कर सकें। कंपनी ने अंततः एक नई नीति बनाई जो अंतर्मुखी कर्मचारियों को अपने डेस्क के पीछे तंबू लगाने की अनुमति देती थी। यह नीति एक सफलता थी और यह अंतर्मुखी कर्मचारियों के लिए एक बेहतर कार्य वातावरण बनाने में मदद की। अध्याय 9, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी नेतृत्व शैली। एक बार की बात है, एक कंपनी थी जिसने एक नए नेता को नियुक्त किया। नया नेता एक बहिर्मुखी व्यक्ति था और वह हमेशा दूसरों के साथ बातचीत करना और नए विचारों को साझा करना पसंद करता था। नए नेता के आने के बाद कंपनी की कार्य संस्कृति में काफी बदलाव आया। बैठकें अब अधिक जीवंत और आकर्षक हो गईं और कर्मचारी अपने विचारों को साझा करने के लिए अधिक उत्साहित महसूस करने लगे। एक दिन कंपनी ने एक नई उत्पाद लॉन्च करने का फैसला किया। नए नेता ने एक टीम का गठन किया और उन्हें उत्पाद को विकसित करने का काम सौंपा। टीम में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के लोग थे। बहिर्मुखी टीम के सदस्यों ने जल्दी से उत्पाद की मूल अवधारणा विकसित कर ली। उन्होंने एक आकर्षक डिजाइन तैयार किया और एक प्रभावी विपणन योजना बनाई। लेकिन अंतर्मुखी टीम के सदस्यों ने चिंता जताई कि उत्पाद पर्याप्त रूप से शोध नहीं किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उत्पाद में कुछ महत्वपूर्ण कमियां हो सकती हैं। नए नेता ने अंतर्मुखी टीम के सदस्यों की चिंताओं को सुना। उन्होंने उत्पाद को अधिक सावधानी पूर्वक परीक्षण करने का निर्णय लिया। परीक्षणों ने दिखाया कि अंतर्मुखी टीम के सदस्यों के पास सही चिंता थी। उत्पाद में कुछ महत्वपूर्ण कमियां थीं। नए नेता ने उत्पाद को फिर से डिजाइन करने का आदेश दिया। उन्होंने अंतर्मुखी टीम के सदस्यों की सलाह को सुनने के लिए समय लिया और उन्होंने उनके सुझावों को उत्पाद में शामिल किया। नया उत्पाद अंततः सफल रहा। यह एक लोकप्रिय उत्पाद बन गया और कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया। इससे पता चलता है कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी नेतृत्व शैली दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। बहिर्मुखी शैली त्वरित और निर्णायक निर्णय लेने में अच्छी होती है, लेकिन यह सावधानी पूर्वक विचार विमर्श की आवश्यकता वाले मामलों में कम प्रभावी हो सकती है। अंतर्मुखी शैली सावधानी पूर्वक विचार विमर्श करने में अच्छी होती है, लेकिन यह त्वरित और निर्णायक निर्णय लेने में कम प्रभावी हो सकती है।
एक सच्चा नेता वह है जो दोनों प्रकार की शक्तियों को संयोजित करने की क्षमता रखता है।